अस्सलाम वालेकुम। Today we are starting the next chapter, that is thermochemistry. So first of all, what is thermochemistry? Thermo means heat and chemistry, the branch of chemistry which deals with thermal energy changes, that is called thermochemistry. Okay. So thermochemistry is actually a branch of thermodynamics. And how do we define it? The study of thermal energy changes occurring during a chemical reaction. Okay, now what is thermodynamics? Thermodynamics is the branch of science which deals with the study of transformation of thermal energy that takes place in a physical or chemical process. थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ है? ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि थर्मल एनर्जी जो किसी फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है, तो उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है उसमें हम थर्मल एनर्जी चेंजेस पढ़ते हैं, ठीक है, और थर्मोकेमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मल एनर्जी जो किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो थर्मल एनर्जी हम स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जाउल या किलो जाउल, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी को हम स्मॉलर यूनिट जाउल या लार्जर यूनिट किलो जाउल्स में हम मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ने, तो ये जो हम असल में ये चीज़ पढ़ रहे हैं ना कि थर्मोडायनेमिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मल एनर्जी की बात हो रही है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में, तो इसका क्या मतलब है? तो फिजिकल प्रोसेस कौन से हैं, केमिकल प्रोसेस कौन से हैं, ठीक है। केमिकल प्रोसेस की एग्जांपल में आता है जैसे फॉर एग्जांपल कंबस्टन रिएक्शन है। कंबस्टन में देखिए मीथेन को आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड को आप बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट इवॉल्व होती है, तो ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसमें ये केमिकल प्रोसेसेस हैं। इसी तरह देखिए फिज़िकल प्रोसेस की एग्जांपल क्या है? फिज़िकल प्रोसेस में मेल्टिंग ऑफ आइस आता है। आप देखें आइस लेते हैं, वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है और एज अ रिज़ल्ट मेल्ट होता है, तो इसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? इसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो ये देखिए ये जो केमिकल प्रोसेस है इसमें ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, हीट इज़ इवॉल्व्ड, तो थर्मल एनर्जी चेंज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो गई है क्योंकि हीट इवॉल्व हो गई है। और ये फिज़िकल प्रोसेस में ये देखें आइस जो है इसने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया है तो एज अ रिज़ल्ट मेल्ट हो गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की कम है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये थर्मल एनर्जी चेंजेस हैं। तो ये जो थर्मल एनर्जी चेंजेस हैं, ठीक है, इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री, और थर्मोकेमिस्ट्री असल में ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम इससे आगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हमने स्टडी करना है, ठीक है, कि एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें एक्सोथर्मिक प्रोसेस की क्या एग्जांपल है और एक्सोथर्मिक को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिव्स आउट एनर्जी और हीट टू द सराउंडिंग एंड द सिस्टम लॉसेस एनर्जी। एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं? जो एनर्जी या हीट जो है वो इवॉल्व करता है। तो इवॉल्व करने का मतलब है कि किसको देता है? सराउंडिंग को देता है, ठीक है। और सिस्टम खुद क्या कर रहा है? सिस्टम खुद जो है वो एनर्जी लॉस कर रहा है, सिस्टम एनर्जी लॉस कर रहा है और सराउंडिंग जो है उसकी जो है वो एनर्जी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल में क्या आता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस की एग्जाम्पल में? फॉर एग्जाम्पल कूलिंग ऑफ हॉट कप ऑफ टी। आपके पास गर्म चाय है, ठीक है, वो जब ठंडी होती है तो उसमें से हीट निकल रही है, तो ये देखिए सिस्टम जो है वो एनर्जी लॉस कर रहा है और सराउंडिंग जो है उसकी हीट ज़्यादा हो रही है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह देखिए अभी आपने कंबस्शन रिएक्शन पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, दोनों में हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस जो चेंजेस हैं, इन तीनों का जो इंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है।
तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक जो है इनका इंथैल्पी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू हम नेगेटिव लिखते हैं। अच्छा अब ये जो कंबस्शन रिएक्शन है, तो कंबस्शन रिएक्शन को हम जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ हम इसको बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं इनमें ये जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर इन एनर्जी बट प्रोडक्ट्स आर लेसर इन एनर्जी। वाई? बिकॉज हीट इज़ इवॉल्व, हीट निकल जाती है तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दीज प्रोसेसेस टेक्स इन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड द सिस्टम गेन्स एनर्जी। वहाँ पर सिस्टम जो है वो एनर्जी लॉस कर रहा है और यहाँ पर सिस्टम क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है, ठीक है। तो कहाँ से गेन करता है? फ्रॉम द सराउंडिंग। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या आता है? एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। आपके पास आइस का कोई क्यूब है तो वो क्या करता है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो द सिस्टम इज़ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। और ऐसे वाले प्रोसेसेस के लिए हम जो इंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच, वो कैसे साइन के साथ लिखते हैं? पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, हमने अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी, थर्मल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में हीट या कोई एनर्जी इन हो रही है या सिस्टम में से हीट या एनर्जी आउट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा अब सिस्टम किसे कहते हैं? हमने 3-4 दफ़ा सिस्टम का वर्ड यूज़ किया। सिस्टम क्या होता है? सो बिफोर स्टडिंग द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव टू स्टडी सम डेफिनेशंस विच आर रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो उन डेफिनेशंस में सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो क्या है, सिस्टम किसे कहते हैं? अच्छा देखिए, सिस्टम होता है पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या आप उसको स्टडी कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ सराउंडिंग? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। एक चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको सिस्टम कहते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट जो है उसको आप क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है तो उसमें आप वाटर को स्टडी कर रहे हैं तो वाटर सिस्टम हो गया और रिमेनिंग क्या है? वो सराउंडिंग है। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग के अलावा हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम एंड सराउंडिंग्स जो आपने दो पढ़ ली हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ बाउंड्री, ठीक है। अब बाउंड्री 2 टाइप्स की होती है, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। देखिए रियल के नेम से क्लियर हो रहा है, जो आपको सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रियल पार्टीशन नज़र आएगी वो रियल बाउंड्री है, और अगर उनके बीच में पार्टीशन नहीं है तो फिर आप इमेजिन करेंगे तो उसको इमेजिनरी बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है वो किस चीज़ से बना है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बना है। यूनिवर्स इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। कंसिडर लेट सपोज यू हैव अ बीकर ऑफ वाटर, ठीक है, और अब आप इसमें वाटर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम, और इस सिस्टम के बाहर जितनी चीज़ें हैं उसको आप सराउंडिंग कहेंगे। अब इस सिस्टम के बाहर क्या क्या चीज़ है? देखिए बाहर एयर है, बाहर बीकर के इस तरफ एयर है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सराउंडिंग्स है। अब देखिए सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से कैसे सेपरेट हुए हुए हैं? बाय अ रियल बाउंड्री। ये देखिए बीकर का वॉल है, ठीक है, तो ये सिस्टम और सराउंडिंग जो है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ रियल बाउंड्री। लेकिन इधर जो सरफेस के ऊपर एयर है तो यहाँ पर सिस्टम और एयर यानी सराउंडिंग के बीच में रियल बाउंड्री नहीं है, बल्कि इधर कौन सी बाउंड्री होगी? इमेजिनरी बाउंड्री होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज स्टेट एंड स्टेट फंक्शन। देखिए स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट इज़ द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। स्टेट किसे कहते हैं? कंडीशन ऑफ द सिस्टम को। The state of the system is defined by the values of macroscopic properties such as temperature, pressure, volume, etc. यानी हम किसी सिस्टम की स्टेट को जब डिफाइन करते हैं तो स्टेट, हमने कहा है ना कि स्टेट कंडीशन ऑफ द सिस्टम है, तो जब हम किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें
उस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने में हेल्प करेंगी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है वाटर का, तो लेट सपोज इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे टॉप पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P1 वो 1 एटमॉस्फेयर है, और इसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, temperature T1, P1, V1, these properties are helping us in explaining the state of the system, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, यानी इनकी वजह से हम इस सिस्टम को कौन सी स्टेट में कहते हैं, हम कहते हैं ये अपनी इनिशियल स्टेट में है। नाउ लेट्स सपोज यू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, P2 जो है वो तो कांस्टेंट ही है 1 एटमॉस्फेयर, और V2 जो है वो मतलब जब ये बॉईल करेगा तो ज़ाहिर बात है वाटर एवेपोरेट होगा तो V2 थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि सिस्टम कौन सी स्टेट में चला गया है, फाइनल स्टेट में, ठीक है। तो ये देखें ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं V1, P1, T1, V2, P2, T2, तो these properties are helping us in distinguishing the state of one system from the state of the other system, यानी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इस सिस्टम को एक दफ़ा इनिशियल स्टेट कहते हैं और दूसरी दफ़ा हम उसको क्या कहते हैं, फाइनल स्टेट कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना P1, V1, T1, P2, V2, T2, इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस, यानी द प्रॉपर्टीज़ विच हेल्प अस इन डिस्टिंग्विशिंग वन स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द अदर स्टेट ऑफ द सिस्टम, सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस, स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये देखें, the properties which have helped us in explaining the state of the system, they are called state properties, state functions या state variables। examples क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अभी आपने पढ़ा है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा अब देखें देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट फंक्शंस। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम। देखिए इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सिस्टम है ना, ठीक है, और इस सिस्टम का जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 वो क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट्स सपोज आप इस सिस्टम को हीट करते हैं और हीटिंग से इसका जो न्यू टेम्परेचर है लेट्स सपोज वो कितना हो जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरे बीकर में आप क्या करते हैं, वही आपने वाटर लिया, उसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका फाइनल टेम्परेचर भी आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड लाते हैं, लेकिन हीटिंग के थ्रू नहीं लाते बल्कि इसको क्या करते हैं, विग्रेसली स्टिर करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर इसमें भी T2 माइनस T1 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 होगा, और इसमें भी चेंज इन टेम्परेचर जो है वो T2 माइनस T1 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेट फंक्शन है इनका, अब देखिए इसमें भी हमारे पास 25 का आंसर आ रहा है, इसमें भी हमारे पास 25 का आंसर आ रहा है। तो स्टेट फंक्शन सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। अगर आपके पास दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं लेकिन दोनों की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो चेंज इन दैट प्रॉपर्टी वो भी दोनों में सेम होगी, दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड का मतलब आपने हीटिंग के थ्रू टेम्परेचर को रेज किया है या आपने विग्रेसली स्टिरिंग के थ्रू टेम्परेचर को रेज किया है, इस चीज़ पे स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करता। बस इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो टोटल चेंज भी आपके पास दोनों स्टेट्स में सेम होगी, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि व्हेन a state of the system is specified by giving values to some of the state functions, the values of all other state functions are fixed। जैसे आपके पास देखें कोई सिलेंडर है, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ अ गैस है उस सिलेंडर में, एंड उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो 5 डेसीमीटर क्यूब है। अच्छा अब देखिए आपको ये जो आपके पास सिस्टम है, इस सिस्टम की आपको ये डिफरेंट स्टेट फंक्शंस पता चल गए हैं, यानी 1 मोल है वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम इतना है और टेम्परेचर इतना है। तो जो प्रेशर रह गया है, प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, यानी इफ़ सम ऑफ द स्टेट फंक्शंस आर नोन या इफ़ द वैल्यूज़ फॉर सम ऑफ द स्टेट फंक्शंस आर नोन देन द वैल्यू ऑफ द अननोन स्टेट फंक्शन दैट कैन ईजीली बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन, ठीक है।
तो जैसे अब प्रेशर नहीं पता तो प्रेशर को हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT से कैलकुलेट कर लेंगे। n 1 मोल है, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर 25 + 273 यानी केल्विन में चेंज करेंगे, और नीचे वॉल्यूम जो है वो कितना होगा 5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शंस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, इसके बाद क्या कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्टेट फंक्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए हीट और वर्क है ना, तो हीट और वर्क जो है दीज आर नॉट स्टेट फंक्शंस। अब ये क्यों स्टेट फंक्शंस नहीं है? क्योंकि हीट और वर्क जो है दे आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम को नहीं एक्सप्लेन करे, बट दे सिंपली रिप्रेजेंट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। जैसे अब देखिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है, तो वो तो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम यानी स्टेट ऑफ द सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हीट और वर्क जो है वो तो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम को नहीं एक्सप्लेन करे। हीट और वर्क जो है वो तो सिर्फ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। यानी आपके पास एक सिस्टम है तो ये सिस्टम हीट इवॉल्व कर रहा है या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह सिस्टम है तो सिस्टम जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है ऑन द सराउंडिंग, या सराउंडिंग जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है ऑन द सिस्टम। तो ये सिंपली मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को करता है, तो इसलिए हीट और वर्क जो है ये स्टेट फंक्शंस नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये जो स्टेट फंक्शंस है ना, इनके साथ हम डेल्टा का सिंबल लगाते हैं, लाइक डेल्टा T, डेल्टा P, डेल्टा V। इसी तरह इंटरनल एनर्जी जो है ये भी स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन हमने पढ़ा है ना कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए इनके साथ हम डेल्टा का सिंबल लगाते हैं। प्रेशर के साथ कॉमनली हम डेल्टा इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि प्रेशर हम ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्टडी करते हैं, तो फिर वो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा E से डिनोट करते हैं, ये भी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द सम ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कलेक्टिवली जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब देखें ये भी स्टेट फंक्शन है, तो जो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं इनको हम यूं करके लिखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ना डेल्टा T, तो डेल्टा T होगा T2 - T1, इसी तरह डेल्टा V होगा V2 - V1। तो सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E क्या हो जाएगा? E2 - E1। ठीक है, अच्छा अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, तो रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी? रिक्वायर होगी एनर्जी, ये एब्जॉर्ब करेंगे, तो मतलब रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और प्रोडक्ट्स में जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों की बुक में इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी जो है उससे 3 पॉसिबल कंसिक्वेंसेस आते हैं। पेज नंबर 336 पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिस्टम है, आपने उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ की है, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने का मतलब है कि आपने उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास कोई सिस्टम है ना और आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो एज अ रिज़ल्ट इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास कोई सिस्टम है, आपने उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ की है, तो इंटरनल एनर्जी से उस सिस्टम में फेस चेंजेस आ सकती हैं। फेस चेंजेस का क्या मतलब है? जैसे देखिए मेल्टिंग या एवेपोरेशन है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में आपने क्या पढ़ा है कि मेल्टिंग ऑफ आइस में आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, सराउंडिंग से जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये पानी बन जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो फेस चेंजेस जो हैं ये भी इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी की वजह से होती हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट क्या है? इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। इफ़ एनर्जी सप्लाइड इज़ सफिशेंट टू ब्रेक द बॉन्ड। इसमें देखें ये वाली एग्जांपल आती है जो भी हमने डिस्कस की है कि अगर आप रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने से
दिस मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इनकी रैंडम मोशन और कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली ज़ोर से टकराएंगे। तो जब ये टकराएंगे तो इनके बॉन्ड जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। तो एच एच ब्रेकअप हो जाएगा, आई आई ब्रेकअप हो जाएगा, और एच जो है वो आई के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो ही बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी may also help in breaking the bonds of the reactants and in the formation of new bonds, but if the internal energy is sufficient to break the bond। ठीक है, तो this was all about introduction। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आगे के वो जो टॉपिक्स हैं वो फिर मैं आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, चलिए।